हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं निएंडरथल मानव के ऊपर। और निएंडरथल मानव के ऊपर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसमें हम लोग ये आज जानेंगे कि निएंडरथल मानव कौन थे, इनका जीवाश्म कहाँ मिला, कितने साल पुराना मिला और साथ ही साथ इनके पीछे गायब होने का सच क्या है। तो बिल्कुल भी देरी मत करिए। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है वो इस चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि वो जान सकें, अगले जो भी विद्यार्थी हैं वो जान सके कि आखिर निएंडरथल मानव धरती से क्यों गायब हो गए। क्लियर? चलिए बात करते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लो इम्यूनिटी था इनका, इस वजह से ये गायब हो गए। आइए आज सारी चीजों का परीक्षण हम करने वाले हैं निएंडरथल मानव के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि निएंडरथल मानव जो है वो कहाँ प्राप्त हुए थे। तो निएंडरथल मानव का जो जीवाश्म मिला है वो मिला है 1856 में निएंडर की घाटी में। और निएंडर की घाटी है बेटा जर्मनी में। तो जर्मनी के निएंडर के घाटी में इनका अवशेष मिला है। और इनकी जनसंख्या के पीछे इनका जो मेन लॉजिक था वो लॉजिक ये था कि इनकी जनसंख्या आखिर कम क्यों गई, उसी का परीक्षण हम लोग करने जा रहे हैं। इनका जो जनसंख्या का बाहुल्य था वो पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाया गया है। और अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि लगभग 3 लाख से लेकर के 8 लाख साल पीछे ये लोग धरती पर थे। और इन्होंने शायद आधुनिक मानव से इसी समय अपने आप को अलग कर लिया था। आधुनिक मानव बोले तो होमोसेपियंस यानी जो हम लोग हैं। तो हम लोगों से ये लोग कितने साल पहले अलग हो गए? ये लगभग 4 लाख साल पहले अलग हो गए। निएंडरथल की सबसे पुरानी हड्डी जो है वो 4 लाख साल पहले की मिली है। ये बेटा देख रहे हैं आप सामने के चित्र में, ये हड्डी जो मिली है ये 4 लाख साल पुरानी है। इनका जीवाश्म जैसा कि हमने बताया कि 1856 में निएंडर वैली यानी जो आज जर्मनी में है वहां पाया गया। और इनका जो कद आंका गया है वो कद आंका गया है 4 से 5 फीट, यानी एक औसत कद जो आज के आदमी का होता है वही कद इनका भी था। लेकिन अंतर क्या था? अंतर ये था कि इनके लाल बाल थे, यानी इनके बाल जो थे वो लाल थे और इनकी त्वचा जो थी वो पीली त्वचा थी। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए कि ये लोग कहाँ कहाँ पाए गए। और आइए नक्शे में हम लोग देखते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ पाए गए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो छोटा छोटा हम सर्किल बना रहे हैं, ये सर्किल वो बताता है कि यहीं पर निएंडरथल मानव थे। और इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लगभग 10 से 15 हजार के आसपास रही होगी। मैक्सिमम जो रही होगी वो 20 हजार के आसपास रही होगी। और ऐसा क्यों था? तो पता चलता है कि निएंडरथल मानव शायद शायद ये इनकी जनसंख्या कम हो गई थी। और कम इस वजह से हुई थी क्योंकि ये बच्चे नहीं पैदा कर रहे थे, यानी इनकी प्रजनन दर बहुत कम थी। अब प्रजनन दर कम क्यों थी? तो इससे पता चलता है कि हो सकता है जो मॉडर्न ह्यूमंस थे यानी कि जो होमोसेपियंस थे उनके और इनके बीच में कहीं कुछ शारीरिक संबंध स्थापित हुआ होगा, जिसकी वजह से इनके जीन में भारी बदलाव आ गया होगा। और भारी बदलाव भी इनके कम प्रजनन दर का कारण रहा होगा। अगर हम कहें कि उनके जीन्स में जो परीक्षण किया गया पता चला कि एमटी डीएनए एनालिसिस अगर हुआ है तो एमटी डीएनए एनालिसिस से पता चला कि इनकी जनसंख्या में जो बदलाव आ रहा है वो बदलाव केवल और केवल इनके जीन्स में हो रहे भारी परिवर्तन के वजह से हो रहा है। तो एमटीडीएनए का विश्लेषण ये बताता है कि लगातार इनकी आबादी घटान के स्तर पर रही थी और ये तब तक घटते रहे जब तक कि इनका अंत नहीं हो गया, यानी डिक्लाइनिंग अल्टिन एक्सटिंक्शन। समझ रहे हैं आप? तो इनका पॉपुलेशन जो था वो अब घट करके लगातार घट रहा था। और जिस समय ये परीक्षण किया गया उस समय से पता चलता है कि हायर टेंस ऑफ द थाउजेंड्स रहा होगा, ये ज्यादा से ज्यादा इनकी जनसंख्या नहीं रही है। और अगर हम और चीजों के बारे में जानने की कोशिश करें इनके बारे में तो पता चलता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन थे कहीं वही तो जिम्मेदार नहीं थे इनके गायब होने में। आधुनिक मानव जिन्हें होमोसेपियंस कहा जाता है उन्होंने इन्हें अफ्रीकन डिसीज ट्रांसफर कर दिया था। और ये अफ्रीकन डिसीज जो था वो बिल्कुल अलग टाइप का था, जो इनके शरीर के अंदर प्रवेश तो हो गया लेकिन इनका शरीर उसे झेल नहीं पाया और ये कुछ अलग तरीके के प्रतिरोधी क्षमता को लेकर के परेशान होते गए और जो इनके लिए काफी खतरनाक रहा। और वो कैसी बीमारी थी?
कौन सी ऐसी बीमारी इन्हें लग गई थी जो इनके प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट भ्रष्ट कर रही थी और इनकी प्रतिरोधी क्षमता उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से ये गायब हो गए। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं। अभी हम लोग इस बारे में बात कर लें कि इनके अंदर जो बीमारी मॉडर्न ह्यूमन से लग चुकी थी उसमें इनका इम्यूनिटी लगातार कम होता चला जा रहा था और जिसकी वजह से इनका पॉपुलेशन भी गिरता चला जा रहा था। यानी इम्यूनिटी कम हो रही थी तो इनका शरीर कमजोर हो रहा था, शरीर कमजोर हो रहा था तो प्रजनन शक्ति खत्म हो रही थी, प्रजनन शक्ति खत्म हो रही थी तो इनका पॉपुलेशन खत्म हो रहा था और पॉपुलेशन खत्म होते होते एक ऐसी स्थिति आई जिसमें ये पृथ्वी पे बचे ही नहीं। तो लो जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से ये लगातार कम होते चले गए। और यहाँ पर हम लोग अगर देखें इनके बारे में और जानकारी लें तो पता चलता है कि इनके अंदर अंतर जेनेटिक बदलाव आ रहा था और ये अंतर जेनेटिक बदलाव शायद आधुनिक मानव की देन थी, जो शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद इनके अंदर फैल चुका था। और एक तरीके से अगर हम देखें कि इनका असर इनकी प्रजातियों पर पड़ा और जो विपरीत तरीके से पड़ा और इनके अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता का घटना शुरू हो गया और वो घटना जो शुरू हुआ तो इनके लिए सबसे ज्यादा घातक हुआ। इनके अंदर एक और बदलाव देखने को मिल रहा था और वो सबसे बड़ा बदलाव था लो पॉपुलेशन के साथ साथ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब कि यह इनके अंदर अंतः प्रजनन अवशक्त था, यानी यह इनकी जो शारीरिक क्षमता थी वह प्रजनन करने लायक नहीं बची थी। ऐसा तब होता है जब एक सीमित स्थान पर कोई प्रजाति रहती है और वो आपस में ही विवाह संबंध स्थापित करती है और विवाह संबंध स्थापित करने के बाद जब शारीरिक संबंध स्थापित होता है तो कुछ पीढ़ियों के बाद उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से आगे की जनसंख्या इनकी नहीं बनती है। यही वजह था कि ये एक मॉल एडॉप्टिव बर्थ डिफेक्ट इनके अंदर आ गया था, जिसके वजह से म्यूटेशनल मेल्ट डाउन हो रहा था लगातार और इनकी जनसंख्या कम हो रही थी। 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 20वीं शताब्दी में एक और फैक्ट सामने आया और वो फैक्ट था न्यू गिनी का फैक्ट। न्यू गिनी की फैक्ट से पता चला कि जो आधुनिक मानव थे, यानी जो मॉडर्न ह्यूमन थे और जो निएंडरथल मानव थे, वो दोनों नरभक्षी थे। तो ये एक बहुत बड़ा साक्ष्य मिला है कि दोनों नरभक्षी थे, लेकिन दोनों नरभक्षी होने के साथ साथ एक के अंदर यानी मॉडर्न जो ह्यूमन थे उनके अंदर 129 वेरिएंट ने जन्म ले लिया और इनके अंदर 129 वेरिएंट जन्म नहीं ले पाया, जिसकी वजह से इन्हें एक कुरु नाम की बीमारी हो गई। और ये जो कुरु नाम की बीमारी थी ये एक ऐसी ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलाइटिस बीमारी थी जो इनको खत्म कर रही थी। यानी इनके शरीर में खासकर इनका जो मस्तिष्क था उस मस्तिष्क के ब्रेन टिश्यूज जो थे वो लगातार डैमेज हो रहे थे, जिसके वजह से इन्हें कुछ जो है वो दिक्कतें पैदा हुई और वो जो कुछ दिक्कतें पैदा हुई उनमें हम कह सकते हैं कि इनका चलना फिरना मुहाल हो गया, इनको निगलने में परेशानी होती थी, इनको लगातार दिक्कत बढ़ती गई और वो लगातार दिक्कत ऐसी थी जिसके वजह से इनकी जनसंख्या भी खत्म होने लगी। यानी 20वीं शताब्दी में जो इनका जो साक्ष्य बताता है वो करते क्या थे, आखिर नरभक्षी बने कैसे। ये जब अंत्येष्टि करने जाते थे तो अंत्येष्टि में ये अपने ही परिवार के लाशों को स्वयं खा लेते थे, जिसके वजह से ये बीमारियां हुई। तो जब ये बीमारियां हुई तो उनमें जो मॉडर्न ह्यूमन थे, जो होमोसेपियंस थे, उनके अंदर उनके मस्तिष्क में 129 वेरिएंट जन्म हुआ और पीआरएनपी जीन्स जो है वो जन्म कर लिया और जिसके वजह से इम्यून टू द प्रियॉन्स हो गए और इनके अंदर इम्यून टू द प्रियॉन्स का अभाव हुआ, जिसकी वजह से भी ये खत्म हुए। और ये डिसीज बहुत तेजी से इनके अंदर फैला और ये ब्रेन टिश्यूज में फैलने की वजह से बहुत सारी स्थितियां बदल गई और ये बहुत सारी स्थितियां जब बदल गई तो इनकी प्रतिरोधी क्षमता पर भी इसको असर पड़ा और प्रतिरोधी क्षमता जो गिर रही थी, लगातार गिर रही थी, इनके विनाश को और बढ़ा दी। अगर इसमें देखें कि निएंडरथल मानव का जो लगातार विनाश हो रहा था प्रतिरोधी क्षमता की कमी की वजह से, नरभक्षी होने की वजह से जो बीमारी हुई, जो कुरु नाम की बीमारी हुई, जिसमें 129 वेरिएंट्स होने से होमोसेपियन सुरक्षित हो गए और वहीं निएंडरथल मानव के अंदर 129 वेरिएंट न होने की वजह से ये असुरक्षित हो गए। इनके प्रति प्रतिरोधी क्षमता का विकास नहीं हो पाया और नहीं होने के बाद जो है इनका विनाश होता चला गया, यानी इनके अंदर प्रतिरोधी क्षमता का भी जो है अभाव होता गया। तो कुरु लाइक जो स्पॉन्जिफॉर्म डिसीज था निएंडरथल्स में वो सबसे ज्यादा फैला उस समय और वो सबसे ज्यादा
इसी वजह से हुआ क्योंकि ये नरभक्षी थे। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग गाय का मांस खाते थे, देखिए रेड मीट खाने से इस तरह की बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती हैं जो मानव जातियों का विनाश कर देती हैं। अभी देखा है ना कि जो मैड काउ डिसीज हुआ था, मैड काउ डिसीज में लोग पागल होकर के मर रहे थे, तो ऐसा ही कुछ इनके अंदर भी लक्षण देखने को मिला था जो ला इलाज था, जिसका कोई इलाज था ही नहीं, न आज है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रेड मीट खाने की एकदम मनाही है और रेड मीट नहीं खाना चाहिए, जिसके वजह से अगर खाते हैं व्यक्ति तो उनमें तमाम तरह की ऐसी बीमारियां जन्म ले लेंगी जो कि इन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती हैं, यानी इनकी प्रजाति को भी खत्म कर देगी। तो आज अगर कोई वायरस फैला है, बहुत तेजी से वायरस फैला है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं मांस भक्षण रहा है। और आप देखे हैं अभी हाल ही में जो कोरोना फैला है उसके पीछे भी चाइना का मांस भक्षण है, यानी कि चाइना के मांस बाजार से ही ये फैला और बहुत तेजी से फैला और पूरे विश्व को आज एक ऐसी खतरनाक अर्थव्यवस्था में डाल दिया है जहां भूखमरी, बेरोजगारी और बहुत सारी चीजें हैं। आज भी लोग जी रहे हैं तो मर मर के जी रहे हैं कि कब किसका कहाँ अंत हो जाए कुछ पता नहीं है। लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया है, लोगों की आजीविका खत्म हो गई है और लोगों के रहन सहन में भारी बदलाव आ गए हैं। तो ये कहना बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इस तरह से फैलने वाली जो बीमारी है जो कि मांस भक्षण से फैलती है, कहीं ऐसा ना हो कि मानव के अंदर प्रतिरोधी क्षमता कम कर दे, जिसकी वजह से मानव असमय ही काल के गाल में समा जाए। जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण ये निएंडरथल मानव है, जो उस समय यानी आज से 3-4 लाख साल पहले पृथ्वी पर थे और इसी वजह से खत्म हो गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि समय समय पे इतिहास में कैसे परिवर्तन हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और जो लोग शेयर नहीं किए हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दें। तो आज का सफर बस यहीं तक, फिर मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।